ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर अकाउंट्स के ऊपर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर, सॉल्यूशंस, प्रेजेंटेशन सब के ऊपर बात करने वाले हैं और गारंटी दे रही हूँ कि इन वीडियोस को, जो अब सीरीज स्टार्ट हुई हैं, इन वीडियोस को देखने के बाद कोई भी बच्चा जो है वो फेल नहीं हो सकता। बिकॉज इन वीडियोस से आपको इतना आइडिया तो एटलीस्ट लग जाएगा कि आप आराम से 40 to 50 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। ओके, उस टाइप के क्वेश्चंस, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और ट्राई करिएगा कि इन चीज़ों के ऊपर आप अच्छे से काम कर पाएँ। ठीक है, हालांकि ये वीडियोस जो है पेड रखनी थी, बट स्टिल जो है मैं इन चीज़ों को फ्री में ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सारे बच्चे इक्वल हैं। कुछ पैसे दे सकते हैं, कुछ नहीं भी दे सकते, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पास हो जाएं और आपका एक ब्राइट फ्यूचर बने। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। अकाउंट्स के पेपर के साथ ही सीरीज स्टार्ट की है मैंने, और पेपर में बहुत सारे बच्चों को अकाउंट्स में डाउट रहता है, 12th वालों को, कि मैम प्रैक्टिकल नहीं हो पाते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, तो क्या हम थियोरी करके ही पास हो सकते हैं? तो ये सब कॉस आप हो सकते हैं। इन वीडियो से आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको थ्योरी में देखने के लिए मिलेंगे और आपको जो प्रिपेयर करने ही हैं। ओके, तो निशान लगाते रहिएगा और देखते रहिएगा कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। जिन जिनके पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशंस भी आपको बताती हुई चलूँगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये देखिए, दिस इज पार्ट ए। ओके, और पार्ट ए के अंदर आपको क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, मतलब साझेदार का फर्म से संबंध क्या होता है? तो देखो, एजेंट और स्वामी जो है, ओनर और एजेंट जो है वो दोनों ही होता है। ठीक है, एक बंदा जो है वो कंपनी में है अगर, या फर्म से रिलेटेड है, तो वो उसका ओनर भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है। मैनेजर सिर्फ नहीं हो सकता, एजेंट या ओनर दोनों में से हो सकते हैं, तो इसलिए इन दोनों को ही ऑप्शन में क्लिक किया गया है। सी आंसर जो है उसका राइट हो जाएगा। अगला जो है, यहाँ पर देखो, रेशो के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको गेनिंग रेशो फाइंड आउट करनी है, तो इनकी जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इजी होती है। तो 13:3 इसका भी आंसर आ जाएगा। एक चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है कि रेशो पूछी जिससे गई है उसी के बिहाफ पे आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इफ़ द न्यू रेशो बी एंड सी इज दिस देन व्हाट विल बी द गेनिंग रेशो, तो आपको इन्हीं की रेशो जो है वो इसी के हिसाब से बतानी है। ठीक है, तो 13:3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, When new partner bring goodwill in cash, it is credit to, जब नया साझेदार ख्याति की राशि जो है वो नगद लेके आता है, तो इसे किसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, मतलब किसके अकाउंट में डाला जाता है? तो त्याग करने वाले साझेदार की पूंजी खाते में डाला जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपके फर्स्ट जो स्टार्टिंग क्वेश्चंस हैं वहाँ से थ्योरी के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ध्यान रखिए। ठीक है, प्रैक्टिकल बहुत कम बनेंगे, इसमें क्वेश्चंस बहुत कम बनेंगे, 8-10 नंबर आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग चलाओ, थोड़ी सी थ्योरी पर कॉन्सेंट्रेट करो। पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय, पार्टनरशिप जो है वो किससे स्टार्ट होती है? साझेदारी का निर्माण जो है वो किससे किया जाता है? तो अगर आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएं, अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज़ होती है जिसको बोला जाता है एग्रीमेंट। ओके, तो एग्रीमेंट से ही एक पार्टनरशिप की शुरुआत होती है, ताकि बाद में लोग धोखा दे के निकल ना जाए, है ना, होता है ना, तभी बोलते हैं कि पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंडीशन अ पार्टनरशिप फर्म इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व, साझेदारी फर्म का समापन जो है वो किस दिशा में होता है? समापन का मतलब है किस दिशा में समापन किया जाता है, मतलब खत्म कब होती है। तो अगर खत्म करने की मैं यहाँ पर बात करूँ, तो जो एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट की डेट जब खत्म हो जाएगी, एन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो जब पार्टनरशिप पीरियड खत्म हो जाता है, मतलब जो आपने एग्रीमेंट किया था उसकी लास्ट डेट ओवर हो जाती है, उसके साथ ही पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। ठीक है, असर्शन एंड रीजन, इसके अंदर आपको अगर तुक्का मारना हो तो इसके अंदर हमेशा हमेशा आप लोगों ने सिर्फ एक ही तुक्का मारना है, दैट इज ऑप्शन बी। यहाँ पर भी दोनों का आंसर ऑप्शन बी ही है, बट आप लोगों को ध्यान रखने के लिए मैंने एक वीडियो भी ऑलरेडी बताई थी आप लोगों के लिए कि आपको असर्शन रीजन के अंदर इस सेंटेंस के बाद, असर्शन के बाद बिकॉज लगा लेना है। ठीक है, बिकॉज और हिंदी वाले जो हैं इस सेंटेंस के बाद क्योंकि लगा लेंगे। यहाँ से अगर आप क्योंकि या बिकॉज लगाने के बाद आपका सेंटेंस प्योर बन रहा है, एक मीनिंग निकल रहा है, तो मतलब आपका सेकेंड वाला आंसर सही हो जाएगा कि असर्शन एंड रीजन जो है वो सही है और ट्रू एक्सप्लेनेशन है वो उसकी। ठीक है, कारण और अभिकथन जो है वो दोनों सही हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लेके आपको बता देती हूँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देती हूँ। चलो, साझेदार से ऋण को वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता क्योंकि साझेदार से ऋण एक बाह्य दायित्व नहीं है, इसे साझेदारों की पूंजी के भुगतान से पहले भुगतान किया जाता है। तो बहुत बढ़िया तरीके से लाइन बन गई, वहीं से हमें आइडिया लग गया कि चलो भाई, इसका तो ब वाला पार्ट जो है वो सही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द डेथ ऑफ
ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी क्रेडिटेड टू, किसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है? तो ये आप बहुत इजी समझ सकते हैं, अगर हम पार्टनरशिप में हैं या फिर आप बैंक में भी देख लो, अगर जॉइंट अकाउंट है या फिर आपका खुद का अकाउंट है, किसी कारणवश कुछ हो जाता है, कुछ एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर आपके जो नॉमिनी होते हैं उनको ही बाकी का अमाउंट दिया जाता है, उन्हीं को होल्डर बनाया जाता है। तो यहाँ पर नॉमिनी ही आता है, और इसको हम अगर जो एग्जीक्यूटर का अकाउंट होता है वो भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, और उत्तराधिकारी के खाते में भी बोला जा सकता है, जो भी उसका एग्जीक्यूटर बनेगा या जो उसका भी होगा। ठीक है, मृत्यु हो गई है और देय पूरी राशि किसके खाते में की जाती है। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अगला असर्शन वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। अ कंपनी हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन बिकॉज द बैंकरप्टी और डेथ और ऑफ एनी शेयर होल्डर डजंट अफेक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ द कंपनी। तो ये भी एक सेंस प्रॉपर बन रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर भी बी हो जाएगा। एक कंपनी का निरंतर अस्तित्व होता है क्योंकि किसी अंशधारी के दिवालिया होने अथवा मृत्यु से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पूरी बराबर लाइन बनी रही है ना, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। दोनों के दोनों सही हैं। 9th क्वेश्चन इज विच कैपिटल इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, कौन सी पूंजी स्थिति विवरण में नहीं दिखाई जाती? तो ये अगर आपको कॉमन सेंस लगाएं तो यहाँ से आपको खुद ही पता लग जाएगा कि रिजर्व कैपिटल जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई जाती। ठीक है, अगर हिंदी में मैं बात करूँ तो उसको बोला जाता है आरक्षित पूंजी। ठीक है, आरक्षित पूंजी। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। गिव एनी 2 पॉइंट्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इज डैश एक्सपेंडिचर। जो कौन सा एक्सपेंडिचर बोला जाता है, इसको बोला जाता है जब उनका ऋण पत्रों पर दिया गया ब्याज को जो है एक प्रॉफिट बोला जाता है, जिसको हम अपनी भाषा में रिवेन्यू बोलते हैं। कॉमर्स की अकाउंट्स की भाषा में इसको हम रिवेन्यू बोलते हैं, और हिंदी में यहाँ पर इसका आंसर आयगत हो जाएगा। ठीक है, आगे गिव एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ शेयर एंड डिबेंचर। यहाँ पर आपको शेयर और डिबेंचर से क्वेश्चंस लिखने हैं, और यहाँ से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे को याद है जब मैंने भी 12th का पेपर दिया था, मुझे सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, और बहुत अफसोस होता है कि मैं खुद भी थ्योरी से ही पास हुई थी। अकाउंट्स के हमारे टीचर ही नहीं थे स्कूल में, तो हम लोगों ने खुद ही प्रैक्टिकल, क्योंकि ट्यूशन वगैरह का इतना क्रेज़ नहीं हुआ करता था, सो दैट आई रीड ऑल द थ्योरी ऑफ द बुक, और उसके बाद मैंने सिर्फ थ्योरी के बेस पर ही 50 और 60 के बीच में मार्क्स जो है वो स्कोर किए थे। ठीक है, आई थिंक 53 या 55 आए थे, मुझे भी ध्यान नहीं है, बट इस तरीके से ही हुआ था। ठीक है, क्यों, इसीलिए मैं बच्चों को बोलती हूँ जो थक जाते हैं, जो प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाते हैं, अगर कर सकते हो तो करो डेफिनेटली। अगर आपके पास टीचर हैं, इफ़ यू हैव स्टाफ टू डू प्रैक्टिकल्स, तो प्लीज़ डू क्वेश्चंस ऑल्सो, बट अगर नहीं है देन आपके पास थ्योरी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कर लेना। ओके बच्चा, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन आ जाता है। फिर भी मैं एक बार आप लोगों को अगर बता दूं तो यहाँ पर शेयर और ऋण पत्र मतलब डिवेंचर में डिफरेंस पूछा गया है अंशों व ऋण पत्रों में। तो हिंदी में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो शेयर जो होते हैं वो कंपनी की पूंजी की एक इकाई होती है, ठीक है, एक हिस्सा होता है। और ऋण पत्र जो है एक ऋण साधन होता है जो उधार ली गई निधि जुटाने के लिए जारी किया जाता है। ओके, अगर इंग्लिश में मैं बात करूँ तो अ शेयर इज अ यूनिट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड डिवेंचर इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू टू रेज अ बोरो फंड। ठीक है, तो आई होप ये पता लगा होगा। शेयर जो होता है एक इक्विटी कैपिटल की फॉर्म होती है और डिबेंचर जो है वो एक डेब्ट कैपिटल का फॉर्म होता है। होल्डर की अगर बात करेंगे तो शेयर का जो होल्डर होता है उसको शेयर होल्डर बोला जाता है और डिबेंचर का जो होल्डर है उसे डिबेंचर होल्डर बोला जाता है। तो बहुत इसी तरीके से आप इसका डिफरेंस लिख सकते हैं। और अगर हिंदी में बात करें तो एक शेयर जो है वो एक इक्विटी पूंजी बनाता है और ऋण पत्र जो है वो ऋण पूंजी बनाता है। किसी शेयर के धारक को शेयर धारक बोला जाता है और ऋण पत्र के धारक को ऋण पत्र धारक बोला जाता है। तो बहुत ईजी है बच्चा, आराम से 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। 2 नंबर का है तो एटलीस्ट 3 नंबर का 3 पॉइंट्स आपको लिखने ही लिखने हैं। ओके, उसके बाद 12th आ जाता है प्रैक्टिकल। 12th जो है आपको क्वेश्चन फॉर्म आ जाती है। तो इसके अंदर आप लोगों को देख लेना है, इसमें आपको जनरल एंट्रीज करनी है। सो इसकी प्रैक्टिस आप बुक से करेंगे। मैं आपको सिर्फ थ्योरी पोर्शन करवा रही हूँ, आप एक आइडिया रख लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ओके, 2 मार्क्स। आगे अगर हम बात करें तो आपको फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस लिखना है, जो कि बहुत ही आसान है फिर से। और यहाँ पर आपको फिर से 2 नंबर मिलेंगे और थ्योरी में डिफरेंस कोई भी नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं छोड़ने, सारे के सारे करने हैं। ये क्वेश्चन भी सेम मैंने एग्जाम में देखा था अपने टाइम में। ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में बताना है। तो अगर मैं मीनिंग की बात करूँ सिर्फ, तो फिक्स कैपिटल जो होती है वो कैपिटल होती है पार्टनर्स की विच इज कंसीडर्ड फिक्स्ड एंड ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल आर डन थ्रू अ सेपरेट अकाउंट नोन एज करेंट अकाउंट। ओके, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की हम बात करें सो अंडर द
capital, the capital of partners constantly fluctuates and no separate account is made for all the adjustment related to the partners capital. ठीक है, जो नंबर ऑफ अकाउंट्स होते हैं फिक्स कैपिटल के अंदर, तो 2 अकाउंट्स आर मेंटेन अंदर फिक्स कैपिटल, जिसके अंदर एक कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर अगर अकाउंट बोले तो एक कंसिस्टिंग के अंदर एक बनी अकाउंट होता है, जिसके अंदर इसको कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। ठीक है, सेम ही हिंदी वालों के लिए भी है, तो इसको आप कर लेना। हिंदी में ये स्थिर पूंजी खाता और परिवर्तनशील वाला खाता बोला जाएगा। ओके बच्चा, तो इस तरीके से आप इसको कर लेना। ठीक है, 13 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर का, दैट इज़ 80,000 रुपीज़। और इस तरीके से आपको इनकी क्या करना है, नियोजित पूंजी ज्ञात करनी है, मींस कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। आपको फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये फिर से आपका क्वेश्चन फॉर्म है और इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा के, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाला। तो अगर कर सकते हो तो कर लेना। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ईजी फॉर्म भी होते हैं। ठीक है, डरा मत करो क्वेश्चन से। ओके, नेक्स्ट अगर हम उसके बाद देखें तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल बतानी है आपको। गुडविल की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आपको नहीं छोड़ना है, निशान लगाते रहो बुक में। गुडविल होती क्या है, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, इट इज़ अ लायबल टू fluctuations, it is valuable only when entire business is sold। ये तभी काम आती है जब पूरा का पूरा बिजनेस बिक चुका हो, दिवालिया हो चुका हो, तभी हम उसको खरीद सकते हैं ना। इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस रेवेन्यू। ठीक है, इस तरीके से इसके पॉइंट बन जाएंगे। अगर मैं उसको हिंदी में बात करूं, ख्याति अमूर्त संपत्ति है, ये उतार चढ़ाव के प्रति जो है उत्तरदायी रहती है। यह तभी मूल्यवान होती है जब पूरा व्यवसाय बिक जाता है। ठीक है, ख्याति का सटीक मूल्य लगाना जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है और अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने में ख्याति जो है वो बहुत मदद करती है। तो इस टाइप से आपका गुडविल वाला क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की हम बात करें तो आगे आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फिर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आगे अगर हम 15th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी 4 चीज़ें बतानी है। ठीक है ना, उन 4 मदों के नाम लिखने हैं जो मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी की देय राशि की गणना करने के लिए उसके खाते में क्रेडिट किए जाते हैं। उसकी पूंजी खाते का क्रेडिट शेष, जो भी उसका लेफ्ट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट जो ट्रांसफर किया जाता है। सेकंड थिंग इज हिज शेयर इन द ग्रोथ ऑफ द फर्म्स गुडविल, जो गुडविल में उसका हिस्सा होगा वो ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर 3rd पॉइंट के अंदर आ जाएगा प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो भी पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ होगा वो भेजा जाएगा। अगला पूंजी पर ब्याज या फिर यदि साझेदारी संलेख में उसका उल्लेख है, like interest on capital if it is mentioned in the partnership deed, so this will be also shared in the पर्सन। ठीक है, पर्सनस अकाउंट। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना है। 16th क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखेंगे तो अगेन आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए फॉर्म में मिल जाता है प्रैक्टिकल, जो कि आसान है, इसको भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपको 2-3 नंबर जो हैं वो आराम से दिला सकते हैं। ठीक है, तो आगे आप जो हैं वो धीरे धीरे जब आप देखेंगे तो नीचे आपको प्रैक्टिकल्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चा, अगर अच्छे टीचर्स हैं, अगर आप ट्यूशन लगे हुए हो तो प्रैक्टिकल्स पे ज़रूर पकड़ रखो। इस टाइप के प्रैक्टिकल्स के कॉन्सेप्ट सीख लो जो सीख सकते हो। अगर नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, यूट्यूब है आपके टाइम पर। हमारे टाइम पर कुछ नहीं होता था, तो इसलिए मुझे तो यूट्यूब की वाइब भी नहीं पता होता था उस टाइम पर, सो सॉरी फॉर दैट। तो इसीलिए मैंने वो चीज़ स्किप करी, बट आपको मुझे देख के खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है, आप ये चीज़ें कर सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है ना। उसके बाद 21st क्वेश्चन आपका आ जाता है आगे। दिस इज जर्नल एंट्री और इसमें बैलेंस शीट वगैरह बनाने वाली सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद आगे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन तो वाई आर द एसेट एंड लायबिलिटी, ये देखिए ये क्वेश्चन आपका फिर से जो है थ्योरी क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिल गया है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं और इसके अंदर होगा क्या। तो इस तरीके से ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, और बाद में जो है आपके क्वेश्चन जो हैं ये होने के बाद ये देखिए ये आपका प्रैक्टिकल आ जाता है। लंबे चौड़े हैं लेकिन ये सिर्फ स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं और सॉल्व आपको अपना बैलेंस शीट वगैरह पूरा बनाना पड़ता है तामझाम, तो उसको आप देख लेना। पार्ट बी ये बहुत अच्छा पार्ट है, जो कि ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और यहाँ से आपको थ्योरी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, तो ये आपको कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, गिव वन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो है लिमिटेशन बतानी है। ठीक है, और इसके अंदर आगे जो है आप देख सकते हैं द बैलेंस शीट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, क्या जो है वो बताता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आगे अगर हम देखें
द बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। स्थिति विवरण संस्था की वित्तीय स्थिति के विषय में सूचना प्रदान करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो फोर्थ में इसका आंसर जो है वो हम कर देंगे, ठीक है। ये आपके थ्योरी क्वेश्चंस ही हैं, सारे के सारे यहाँ पर ज़्यादा थ्योरी ही देखने के लिए मिलेंगे, तो इसको जरूर करिएगा। अंडर विच एक्टिविटी इज द सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट शो। गैर चालू विनियोगों के विक्रय को कौन सी क्रियाओं के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो नेट प्रॉफिट के रूप में, शुद्ध लाभ के रूप में इसको दिखाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो आप लोगों का बन जाएगा शुद्ध लाभ, ठीक है, नेट प्रॉफिट। 26th क्वेश्चन जो है वो आपका फिर से असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आ जाता है। इसके अंदर आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है, रेशो ऑफ 2:1 इज कंसीडर्ड द आइडल रनिंग रेशो, अ क्विक रेशो ऑफ 1:1 इज कंसीडर्ड द आइडल क्विक रेशो। अब देखो ये चीज़ें तो दोनों ही डिफरेंट हैं, है ना, और दोनों की दोनों सही हैं बट दोनों की दोनों डिफरेंट हैं, तो वो उसकी व्याख्या तो कर ही नहीं रहा है, वो उसका असर्शन का जो रीज़न है वो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि वो तो डिफरेंट है। तो इसीलिए यहाँ पर हम फर्स्ट वाला ऑप्शन कैरी करेंगे, ठीक है बच्चा। उसके बाद आगे हम अगर देखें तो यहाँ पर आगे देखने के बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग पर लाभ दर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू में 100 एंड अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, नियोजित पूंजी। इस तरीके से आपको इसको करना है। ओके, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको वित्तीय विवरणों की 2 विशेषताएं लिखनी है जो कि बहुत ही आसान है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेट टू प्रीवियस पीरियड्स एंड हेंस आर हिस्टोरिकल फॉर्म्स, दीज आर प्रेजेंटेड इन मॉनेटरी फॉर्म, ठीक है। इट प्रेजेंटेड प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट। अगर हिंदी में हम बात करें तो वित्तीय विवरण जो है वो पिछली अवधि से संबंधित होते हैं। यह एक ऐतिहासिक प्रपत्र है, इन्हें मौद्रिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है और साथ साथ यह लाभप्रदता को लाभ हानि विवरण के माध्यम से और वित्तीय स्थिति को स्थिति विवरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, 2 नंबर ले सकते हैं, इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन करंट रेशो एंड क्विक रेशो। ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, चालू अनुपात और शीघ्र अनुपात, ठीक है। करंट रेशो क्या होती है? दिस रेशो एस्टैब्लिश और रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, नाम से ही पता लग रहा है। क्विक रेशो जो होती है वो एस्टैब्लिश और रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट एंड करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट रेशो का जो आपको अगर फॉर्मूला पता हो, करंट रेशो जो है वो करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी होती है, जिसका रिलेशन बताएगी वही तो होगा, है ना। और क्विक रेशो का जो फॉर्मूला बनेगा निकालने का वो बनेगा लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अगर फॉर्मूला याद कर लो ना तो उसी से स्टेटमेंट बन जाएगी, ठीक है। करंट रेशो जो है वो 2:1 को माना जाता है, इज अ कंसीडर्ड आइडल, और क्विक रेशो जो है वो 1:1 को माना जाता है, जो कि अभी हमने असर्शन रीजन में पढ़ी। अब थोड़ा सा दिमाग होकर यही क्वेश्चन आता है तो उसमें से चीटिंग भी कर सकते हो, है ना, बट वो ये दिमाग हमारा उस टाइम काम ही नहीं करता, हमारा दिमाग तो चीटिंग करने में काम करता है उस टाइम, है ना। अगला क्वेश्चन है चालू अनुपात। अच्छा यही है, मतलब कि हिंदी में कर लिया है इसी को ही, चालू अनुपात और शीघ्र अनुपात तो मैंने बता ही दिया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। और बाद में आपकी फिर से बैलेंस शीट आ जाती है, तो एक तो भाई बलिदान देना ही पड़ेगा, थोड़े बहुत तो ये चीज़ें दिखनी ही पड़ेंगी। राइट एनी 5 यूजेस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। 5 यूजेस बताने हैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के, जो कि बहुत आसान है। ये भी क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आ गई। यहाँ से भी आपको बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपको फटाफट करने हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होती है? कंप्यूटरीकृत लेखांकन क्या होता है? भाई नाम से ही पता लग रहा है ना। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज सॉफ्टवेयर बेस्ड बजटिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम फॉर मैनेजिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट प्रोसेसिंग, बजटिंग एंड रिपोर्टिंग एटसेट्रा। दीज थिंग्स विल यूज इन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटरीकृत लेखांकन खर्च भुगतान, प्रसंस्करण, बजट, रिपोर्टिंग के प्रबंधन के लिए एक सॉफ्टवेयर आधारित बजट और लेखा प्रणाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट डैश कॉलम। कितने कॉलम होना चाहिए? 1, ओके, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इसके फीचर क्या है? सॉर्टिंग, स्टोरिंग डाटा, जनरेट क्विक रिपोर्ट, ग्रुप ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऑल ऑफ द अबव ही आता है, ठीक है। ये सारे के सारे इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला द स्टोर ऑफ वैल्यू सेल A1 A2 A3। तो इसका फॉर्मूला जो है तीनों को प्लस हो जाएगा, सम इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है, दिस वन, ओके। नेक्स्ट अगर आगे देखें हम, डाटा इज, डाटा क्या है, ठीक है। डाटा जो है आपको कॉमन जो है वो सोच के ही आपको पता लग सकता है कि इसमें क्या हो सकता है आंसर, ठीक है। और इसका इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है और फैक्ट का सेट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होता है बोथ A एंड B आ जाएगा।
ओके बच्चा, नेम एनी 4 ऑपरेटिंग प्रोसीजर यूज इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कंप्यूटरीकृत लेखांकन में प्रयोग होने वाले किन्हीं 4 संचालन प्रक्रियाओं के नाम बताने हैं। सॉरी, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, सॉफ्टवेयर हो जाएगा, हार्डवेयर हो जाएगा, प्रोसेस, डाटा, लॉग एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रक्रिया, डाटा, कनेक्टिविटी, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, 3 फंक्शन ऑफ स्प्रेडशीट, 3 कंपोनेंट्स ऑफ MSSS, ये क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। देखो थ्योरी क्वेश्चंस आपको 3-3 नंबर वाले, 5-5 नंबर वाले मिल रहे हैं, तो इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को रटने पे लग जाओ अभी से अभी, और जब तक नेक्स्ट अकाउंट की मैं पेपर डालूंगी तब तक आपको ये क्वेश्चन पेपर रट जाना चाहिए। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना जब हो जाए कि हाँ मैम अब हमें हो गया, अब नेक्स्ट पेपर डालो, ठीक है। हाउ डज अ स्प्रेडशीट डिफरेंट फ्रॉम अ ग्रिड, तो ये भी एक डिफरेंस है, और डिफरेंट वेव्स ऑफ क्रिएटिंग रिपोर्ट, तो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्प्रेडशीट के आपको डिफरेंट फंक्शंस बताने हैं, क्या क्या करता है वो, कंप्यूटेशन करती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करती है, फॉर्मेटिंग करती है ना। इसी तरीके से तो अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी के अंदर आप लोगों को सांख्यिकी विश्लेषण भी किया जाता है, स्वरूपण भी किया जाता है, संगणना भी की जाती है, इस तरीके से। कंपोनेंट ऑफ MSSS, MSSS में आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर आपको टेबल देखने के लिए मिलता है, टेबल होता है कंपोनेंट के रूप में, MSSS में रिक्वेस्ट होती है, साइज़ है, रिपोर्ट है, ठीक है। और अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में भी सेम, टेबल्स, अनुरोध, आकार, रिपोर्ट, इस तरीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। स्प्रेडशीट और ग्रिड में डिफरेंस अगर हम पूछें तो इसका उपयोग जो है वही डेटा हेरफेर, जैसे कि स्प्रेडशीट का यूज़ जो वो किस लिए किया जाता है, मैनिपुलेशन के लिए, है ना, और ग्रिड जो है वो लिमिटेशन मैनिपुलेशन सच एज ऑर्गेनाइजिंग एंड एडिटिंग डाटा। तो इस तरीके से 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर ये दिलाएगा या फिर 5 नंबर ये दिलाएगा, लेकिन आपको कोई चोट नहीं छोड़ना, आपको सारे के सारे करने हैं। ओके बच्चा, तो इस तरीके से आपका जो पेपर है वो पूरा का पूरा खत्म होता है, और आई होप ये पेपर अगर आप कर लेते हो ना, आपके 55+ मार्क्स जो है वो आराम से बन जाएंगे। अगर आप इस पेपर जो मैं सीरीज़ करवाऊंगी आपको 50 या फिर 55+ मार्क्स लाने में हेल्प करेगा, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल्स नहीं भी करते तो। ओके, तो इस चीज़ पे ध्यान रखना, और प्रैक्टिकल 1 या 2 प्रैक्टिकल तो अपना पक्का कर ही लो कि हाँ ये 2 कॉन्सेप्ट मैं कर लूँगा, ये हो जाएंगे मुझसे, ठीक है। तो आई होप कि समझ आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी रही, बट मैंने डिटेल वीडियो बनाई है इसीलिए थोड़ी लंबी रही है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, सो और जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, उसी सब्जेक्ट पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।